हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश आंगलाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है, कोई पैकेज नहीं खरीदना होता है, कोई फी नहीं पे करनी होती है, कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है, आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना होता है। आपको सिर्फ अपनी कॉपी उठानी होती है, पेन उठाना होता है और शुरू हो जाना होता है हमारे साथ। हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि एक दो चैप्टर्स के बाद हम आपसे बोले कि अब आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अब आपको फीस पेड करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान, क्योंकि आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर 9th हो गया, 10th हो गया, अब 11th भी स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल 9th 10th प्रॉपर्ली कंप्लीट हो चुका है, एक एक पार्ट को हमने कवर किया हुआ है। अब बात करते हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है पर बड़ा ही मजेदार है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हो सकता है किताबें देखकर आपको डर लग रहा हो कि सर इतनी मोटी किताबें, ऐसी मोटी मोटी गाइड है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपके एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दूंगा। बात समझ में आ रही है? हम सब मिलकर बहुत अच्छे से करने वाले हैं तैयारी। बात समझ में आ गई? तो देख लेते हैं कि भाई हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है। अच्छा, इसके पहले एक और चीज, मैंने इसके लिए सिलेबस का और भी वीडियो जरूर बनाया है, आप सभी स्टूडेंट्स उसको देखें, जिससे आपको क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है उसका बेसिक ओवरव्यू जो है वो आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अध्याय, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब ये कि आप यदि रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अब यदि हम देखें कि भाई इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा जैसे भेलपूरी बनती है ना, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा 8th क्लास से केमिस्ट्री डाल दी, थोड़ी सी 9th से डाल दी, थोड़ी सी 10th से डाल दी। ये सारी चीजें जो हैं इसको मिलाकर हमने पहले चैप्टर का निर्माण किया है। तो कुछ चीजें बहुत पुरानी हैं जिसको आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, कुछ चीजें ऐसी है स्टूडेंट्स यहाँ पर जिसको आप पहली बार सुनोगे। बात समझ में आ रही है? तो कौन सी वो चीजें हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं, और इस पूरे चैप्टर में हमें कौन सी चीजें पढ़नी है उसको भी हम जान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरे पीछे एक रंग बिरंगी रसायन विज्ञान की स्लाइड दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो आप ध्यान से देखिए, इस चैप्टर में हमको बहुत ही बेसिक चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे तब तक ये चैप्टर आपके बड़े ही काम आने वाला है। बात समझ में आ गई? स्टार्ट करते हैं। देखो, अब भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप बचपन से जानते हो। याद करो, 2 साल पहले 9th क्लास की बातें, पहला अध्याय हुआ करता था हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें आपने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। बात समझ में आ गई? तो ऐसी कुछ चीजों को आपने कहां पढ़ा था भैया? कक्षा 9 में पढ़ा था। उसको वापस से अपन कहां पढ़ने वाले हैं? कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये कि क्लास 9th में आपका जो अध्याय क्रमांक 1 था, अध्याय क्रमांक 2 था, अध्याय क्रमांक 3 था और 4 था। 4 ऐसे अध्याय थे जो केमिस्ट्री में थे। 10th क्लास में 5 ऐसे अध्याय थे जो कि आपकी केमिस्ट्री में थे। उन सबको मिलाकर परोसा जा रहा है कक्षा 11वीं में। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पाठ्यक्रम वीडियो जो है वो बढ़िया तरीके से आप देखें। बात समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में, मेरे आपके हम सबके जीवन में महत्व क्या है। बिल्कुल महत्व है, क्योंकि यदि हमें केमिस्ट्री में केमिकल्स का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो उससे क्या होगा कि हम केमिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप याद करो, पेट्रोल जो कि एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, आप याद करो केरोसिन जो कि एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, आप याद करो हीरा और ग्रेफाइट जिसके बारे में हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा था, जो कि कार्बन के अपर रूप हैं। राइट? तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे आसपास, आप, मैं, हम सब, ये बोर्ड, ये पेन, ये बॉटल, एवरीथिंग जो भी हमारे पास है, ये बेसिकली केमिस्ट्री से मिलकर बनी हुई है, और हर किसी का होता है कुछ ना कुछ रासायनिक सूत्र। इसीलिए कक्षा 9वीं से हमने एक टॉपिक उठाया, उसको हमने कहा भैया द्रव्य होगा, द्रव्यमान। अच्छा, एक चेंज किया इन्होंने, ध्यान से देखो आप क्या चेंज किया। क्लास 9th में पदार्थ किया करते थे। क्लास 9th में जो है हम पदार्थ वर्ड शब्द जो है वो वर्ड यूज किया करते थे। यहां पर पदार्थ को क्या कह दिया गया? द्रव। तो बात एक ही है, द्रव और पदार्थ एक ही है। कक्षा 11वीं में द्रव्य कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। कक्षा 9वीं में पदार्थ कहा जाता है। कुल मिलाकर गंगाधर ही शक्तिमान है, परेशान होने की बात नहीं है। बात समझ में आ गई? और क्या है भैया, द्रव्य के कौन से गुणधर्म होते हैं और मापन होता है। तो द्रव्य के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं। आप याद करो, द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य का गलनांक होता है, द्रव्य का क्वथनांक होता है, और क्या होता है भैया? मापन होता है। कैसे मापोगे? कोई चीज यदि तरल है तो उसको लीटर में मापोगे, घन मीटर में मापोगे। कोई चीज यदि ठोस है तो उसको आप किलोग्राम में मापोगे। बात समझ में आ रही है? और हमने ये देखा था कक्षा 9वीं में कि द्रव्यमान एवं भार। तो कुल मिलाकर
मैं क्लास 9th और क्लास 10th का रिपीट टेलीकास्ट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, उसमें कुछ भी नया नहीं है, बड़ा ही आसान चैप्टर है। बच्चे बहुत घबराते हैं, बिल्कुल मत घबराइए, एक एक टॉपिक बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से सीखेंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि यदि इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो आपको आसानी से बन जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब एक बात बताओ, किसी चीज का मापन करोगे तो उसमें अनिश्चितता तो आएगी ना। आप यदि किसी चीज का मेजरमेंट करोगे, किसी को नापोगे, मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉटल है, ये देखो। अब जरूरी थोड़ी कि मैंने एक बार में यदि मापा तो इसका मैं एग्जैक्ट आयतन बता ही दूं। मतलब ये कि यदि मापन में अनिश्चितता आएगी तो वहां पर होगी आपकी त्रुटि। वहां पर क्या होगी? आपकी त्रुटि, जिसको आप एरर के नाम से जानते हो, राइट। चलिए बॉटल को यहां रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई विमीय विश्लेषण क्या है? ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात, सर नया शब्द आया। तो स्टूडेंट्स इस बार आपको शब्द ही नए मिलेंगे, कॉन्सेप्ट सारे पुराने हैं। जैसे देखो, नया शब्द मिला द्रव्य। पुराना कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता था? पदार्थ हुआ करता था। बात समझ में आ गई? बड़े ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो देखिए, अब नया ये जो आपका विमीय विश्लेषण है, इसको आप भौतिक विज्ञान में भी तो पढ़ोगे। याद करो, जिसको आप क्या कहते हो? डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जिंदगी में पहली बार देख रहे हो, पर ये बड़ा ही आसान और सिंपल टॉपिक है। तो इसको हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, है ना। और क्या बात करेंगे भैया? रासायनिक संयोजन का नियम। ये देखो लल्लू सा टॉपिक। कैसे? याद करो कक्षा 9वीं, याद करो अध्याय क्रमांक 3, क्या नाम था उसका? अणु और परमाणु, जहां पर हमने बात की थी सर जॉन डाल्टन के रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में, जिन्होंने बताया था कि भैया कोई भी अभिक्रिया यदि हो जाए तो उस समय पर जो द्रव्यमान रहेगा वो कैसा रहेगा? नियत रहेगा। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादकों का कुल द्रव्यमान जो है वो एक समान रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। डीप में भी जाएंगे, उदाहरण भी देंगे, नॉट टू वरी। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, और यही है आपके द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं एक प्रकार के रासायनिक संयोजन का नियम। बात समझ में आ रही है? और कौन सी चीज हम पढ़ने वाले हैं? तो स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं मोल संकल्पना। ये टॉपिक आप मेरे 9th क्लास के वीडियोस जाकर बढ़िया तरीके से देख लो। ये सारी चीजें जो है हमने कक्षा 9वीं की केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से खत्म की हुई है। बात समझ में आ रही है? तो मोल संकल्पना जो है, इसको अपन ने 9th में एक बार पढ़ा था। आप ये समझ लो कि 9th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट यदि सादा डोसा था तो कक्षा 11वीं का जो मोल संकल्पना है वो मसाला डोसा होगा। बस, इससे ज्यादा कुछ भयंकर है ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो मोल संकल्पना पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? एक और चीज यहां पर हम पढ़ने वाले हैं जो कि पहली बार आप पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट? सांद्रता का मापन। इसका थोड़ा बहुत जो है अपने कक्षा 10वीं में पढ़ा है, मोलरता के बारे में, मोलकता के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। ये सारी चीजें जो हैं हमने थोड़ी थोड़ी क्लास 10th में पढ़ी थी, पर इस बार हम थोड़ी थोड़ी नहीं पढ़ेंगे, हम पूरी पूरी पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? और क्या था? तो देखो, एवोगैड्रो की संख्या थी, था ना भाई। एवोगैड्रो की एक संख्या थी, एवोगैड्रोस नंबर था, और वो क्या था कि किसी भी चीज के एक मोल में कोई भी चीज कितनी हो सकती है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा सिलेबस। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम हमारे इस चैप्टर में किन चीजों को कवर करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? आप क्या करो, बहुत बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, है ना। और चलते हैं फिर आगे और शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, और जिसका नाम है क्या? रसायन विज्ञान का महत्व। बात समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सवाल पैदा होता है कि सर केमिस्ट्री का जो है महत्व है वो बेसिकली क्या है? तो पहला महत्व तो ये है कि आपका एक विषय है जिसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आप उसको बढ़िया तरीके से क्रॉस कर सकते हो, पहली बात। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि हम इसके महत्व के बारे में बात करना शुरू करें तो हमें बहुत समय लग जाएगा। बस आप ये समझ लीजिए कि यदि केमिस्ट्री जैसी चीजें नहीं होती तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता। हम ये नहीं बता पाते कि हमारा जो रक्त है, राइट, उसका कुछ पीएच होता है। हम ये नहीं बता पाते कि दूध से दही कैसे बनता है, राइट, और दही से मक्खन कैसे बनता है। हम ये नहीं बता पाते कि जो हमारे दांत होते हैं उसमें क्षरण कैसे होता है। हम ये नहीं बता पाते कि लोहे में जंग कैसे लगता है। हम ये भी नहीं बता पाते कि लोहे से स्टील यदि आप बना लेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाते।
इसका मतलब यह हो गया कि केमिस्ट्री का महत्व बहुत ज्यादा है, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि इस बार आपका जो पूरा सिलेबस है, आप यदि उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये जो रसायन विज्ञान है इसका महत्व क्या है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि आप इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी होंगी जहां पर हम केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग अपने टूथपेस्ट में जो है नमक यानी कि बेस का उपयोग करते हैं। नमक जो बेस होता है, वो नमक होता है, वो एल्केलाइन होता है, आपका बेसिक होता है, जो कि हमारे दांतों के अंदर की जो एसिडिटी है, हमारे जो मुंह के अंदर की एसिडिटी है उसको कम कर देता है। ऐसी बहुत सारी जो है चीजें हमने केमिस्ट्री में पढ़ी थी जिसके बिना जो है हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना हो सकता है। कुछ इसी तरीके से यदि आप बात करें मेडिकल साइंस की, जिसमें बहुत सारी दवाइयां होती हैं, तो दवाइयों का कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला होता है। कुछ और भी चीजें होती हैं राइट, जिनका केमिकल फॉर्मूला होता है और वो हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि NaCl, अब ये क्या चीज है भैया? नमक है। कुछ इसी तरीके से आप यदि एक अच्छे ईंधन की बात करें राइट, तो वो क्या है? आपका अल्कोहल। अब जब मैं अल्कोहल कहता हूं और ईंधन कहता हूं तो आप लोगों को लगता है सर ये वही ईंधन है ना जो 10 मिनट में इंग्लिश सिखा देता है। नहीं, ये वो ईंधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ईंधन की बात कर रहा हूं जो वाहनों में डाला जाता है। वो तो गलती से इंसानों में चला जाता है और उसके बाद थोड़ा सा कोलाहल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ऐसी बहुत सारी चीजें, आप सब लोग जो है चाइनीज चीजें खाते होंगे जिसमें सिर का उपयोग करते होंगे, और वो जो सिरका है उसमें पाया जाता है आपका CH3COOH। कुछ इसी तरीके से जिस शक्कर की हम बात करते हैं वो है C12H22O11। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो यह हमारे पेट में पाया जाने वाला HCl जो है ये इतना भयंकर अम्ल होता है कि आप पेट के अंदर जो भी चीज डालेंगे, अमाशय के अंदर जो भी चीज डालेंगे उसको ये पचा देगा। बात समझ में आ गई? तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो आपका HCl है, ये जो आपका HCl है ये पाया जाता है हमारे पेट के अंदर। कुछ और चीजें हैं जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, जैसे कि CaOH2 जिसको हम बोलते हैं भैया चूने का पानी, और इस चूने के पानी के बिना ना तो पान लगाया जा सकता है और ना ही पुताई की जा सकती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, और जैसे कि आपका क्या हो गया भाई? लोहा हो गया, AU हो गया, चांदी हो गया, AU क्या हो गया? तो आपका सोना हो गया। तो ऐसी अथाह चीजें हैं, यदि इसके बारे में मैं और आप डिस्कस करना शुरू करेंगे राइट, तो हमें बहुत सारा समय लग जाएगा, और उसके बाद भी जो केमिस्ट्री है हम उसका जो महत्व है उसके बारे में सारी डिटेल को खत्म नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, भैया हर चीज जो है, हर विषय जो है हमारी जिंदगी में जो भी शामिल है उसका बहुत ही ज्यादा होता है आपका महत्व। बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्टिंग सी कहानी ये है कि इसका महत्व को मैं 2 मिनट में, 5 मिनट में या 10 मिनट में खत्म नहीं कर सकता हूं, पर इसके अंदर आने वाली चीजों को हम बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं और शुरू करते हैं उन्हीं चीजों को, है ना। तो बेसिकली केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में महत्व क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि भैया अम्लीय वर्षा होती है। अब ये कैसे बताओगे कि कोई वर्षा हो रही है तो वो अम्लीय है या नहीं है? आप ये कैसे बताओगे कि कोई गैस यदि है राइट, तो उसके कारण जो है गर्माहट वातावरण की बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? आप ये कैसे बताओगे कि कोई गैस जो है जिसका रासायनिक सूत्र O2 है, जिसका हमारे जीवन में भयंकर महत्व है? कुछ ऐसी गैसें होती हैं जिनके बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते हैं, कुछ और चीजें होती हैं जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजों के बारे में हमें पता कैसे चला? इन चीजों के बारे में हमें पता चला एक ऐसी विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच से, एक ऐसी क्या कह सकते हो आप, विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच से, एक ऐसी शाखा से जिसको हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान, जहां पर आयन भी है और बहुत सारा रस भी है। बात समझ में आई? और विज्ञान तो इसके पीछे छुपा हुआ ही है राइट। तो स्टूडेंट्स बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक करके टॉपिक्स को निपटाएंगे, है ना। नॉट टू वरी, चल रहे हैं पहले सवाल की तरफ, सॉरी पहले टॉपिक की तरफ। कि सवाल पैदा होता है कि सर ये जो टॉपिक है जिसको आप द्रव्य कह रहे हो ये काफी सुना सुना सा लग रहा है। तो भाई बिल्कुल लग रहा है। आप याद करो कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसमें हमने बात की थी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, और हमने ये जाना था कि जो पदार्थ है उसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। वैसे तो 5 है, वैसे तो कितनी है भाई? 5 अवस्थाएं हैं, बट मुख्य रूप से आप यदि पदार्थ की अवस्थाओं की बात करेंगे तो 3 अवस्थाएं। बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो आपका जो द्रव्य होता है, ठीक है, इसकी होती हैं बहुत सारी अवस्थाएं।
इसकी क्या होती है भाई, बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। कौन सी होती है, तो ध्यान से देखो। एक तो होती है आपकी ठोस। कौन सी होती है, ठोस। ठोस से आप कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हो तो कौन सी अवस्था आने लगती है भाई, द्रव आ जाती है। ध्यान से देखो, द्रव आ जाती है तो बड़ा ही आसान है। द्रव से आप थोड़ा और आगे बढ़े तो कौन सी अवस्था मिली आपको, गैसीय अवस्था मिली, द्रव आ जाती है। अच्छा, एक और चीज, द्रव्य यानी पदार्थ होता है, द्रव यानी तरल होता है। हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं उसको हम रसायन विज्ञान में या फिर विज्ञान में द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पर ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी चीज, जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं भाई, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप एक काम करो ना, तरल लिख लो, क्या फर्क पड़ता है यार, यस और नो। ठोस हो गई, द्रव हो गई, और कौन सी अवस्था की बात करेंगे भैया, तो गैसीय अवस्था की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे, तो गैसीय अवस्था की बात करेंगे, राइट। तो ठोस अवस्था हो गई, द्रव अवस्था हो गई, और कौन सी अवस्था हो गई आपकी, गैसीय अवस्था हो गई। थोड़ा सा इस कहानी को और आगे लेकर चलते हैं, और गैसीय अवस्था के बाद एक अवस्था और होती है, और वो क्या है आपकी, प्लाज्मा। याद करो कक्षा 9वीं का पहला अध्याय, जिसमें ब्रैकेट में, ब्लू कलर के ब्रैकेट में एनसीईआरटी बुक में जो है बना हुआ है कि दो अवस्थाएं और होती हैं जिसके बारे में हम सामान्यतः पढ़ाई नहीं करते हैं, जिसमें से पहली प्लाज्मा है और दूसरी जो है वो है आपकी बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बात समझ में आ रही है, उसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, इस बार भी नहीं, अपने हम लोगों को पढ़ना है। पर ऐसी 5 अवस्थाएं हैं जिसको हम बोलते हैं कि भैया पदार्थ इन अवस्थाओं में पाया जा सकता है। अब यदि आप पानी की बात करोगे, राइट, जैसे कि ये देखो, तो अब इसका सूत्र क्या है भैया, इसका सूत्र है आपका H2O। बात समझ में आ गई। अब इसका जो सूत्र है वो क्या है आपका, H2O है। और ये किस अवस्था में पाया जा रहा है, तो आपको यदि ये शेक होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये द्रव अवस्था में है, इसका मतलब ये तरल है। पर यदि इसको मैं फ्रिज के अंदर डाल दूंगा, या फिर इसको मैं कश्मीर लेकर चला जाऊंगा, या फिर इसको मैं साइबेरिया लेकर चला जाऊंगा, तो ये पानी जो है वो जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। और जब ये बर्फ बन जाएगा तो वो हो जाएगा आपका ठोस। और बहुत अच्छी बात यह है कि यदि इस पानी को मैं गर्म करना शुरू कर दूंगा तो ये द्रव अवस्था से किस में परिवर्तित हो जाएगा भाई, आपकी भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो उसकी कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था है। तो कुल मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, हम तापमान और दाब दो ऐसी चीजें हैं जिसकी हेल्प से किसी भी द्रव्य की अवस्था जो है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो हमारे आसपास जो भी द्रव्य है उसके हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हम अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो कौन सी अवस्थाएं, तो पहली ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी आपकी गैस है, चौथी प्लाज्मा है, और पांचवी कौन सी है, बोर आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो और बाकी चीजें हम डिस्कस करते हैं फिर, है ना। कर लिया नोट, पक्का जी, ठीक है। सवाल पैदा होता है कि सर पदार्थ या द्रव्य है क्या। तो बहुत सिंपल सी कहानी है स्टूडेंट्स, आपके मेरे आसपास जितनी चीजें हैं, आप जहां पर भी बैठकर ये क्लास देख रहे हो उसके आसपास एक नजर दौड़ा लो। चलो मैं भी देखता हूं, ये लो मैंने पूरा से देख लिया। मेरे को जितनी चीजें मेरे आसपास दिख रही हैं वो सारी चीजें क्या हैं, आपकी पदार्थ हैं। मतलब ये कि दुनिया की हर वो चीज जिसके पास आयतन होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो आपकी पदार्थ है। आप, मैं, हम सब, व्हाइट बोर्ड से लेकर पेन तक, पेट्रोल से लेकर डीजल तक, कुर्सी से लेकर किताब तक, ये सारी चीजें जो हैं ये हैं आपकी द्रव्य। क्या है, द्रव्य, नॉट द्रव। क्या है, ये सारी की सारी चीजें द्रव्य हैं जिसको हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो अब इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। सर ऐसी कौन सी चीज है, राइट, जो द्रव्य की अवस्था को निर्धारित करती है। तो ध्यान से देखिएगा वो चीज क्या है। देखो, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको अपन यहां से हटाते हैं, ठीक है। क्या आप ये जानते हो, मैं बार बार कक्षा 9वीं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखिएगा कक्षा 9वीं में ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है, जब भी आप किसी द्रव्य की बात करोगे तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि आपका जो द्रव्य है वो अलग अलग क्या है भाई, कणों से मिलकर बना हुआ है। सीधी सी बात है, आपको पता है कि दुनिया की हर चीज जो है वो कणों से मिलकर बनी हुई थी, जिसके बारे में हमारे सर जॉन डाल्टन ने बात की थी। जैसे आप देख रहे हो कि भैया बहुत सारे कण हैं जिनसे मिलकर आपका जो है द्रव्य है बना हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो द्रव्य किससे मिलकर बना हुआ है, कणों से मिलकर बना हुआ है, सीधी सी बात, ठीक है। और डीप में हम थोड़ा सा जाएंगे इसमें। तो अब आपका जो द्रव्य है वो कणों से मिलकर बना हुआ है। तो यहां तक तो
कहानी जो है वो समझ में आ गई होगी। अब ये जो कण है, ठीक है, इनका आकार और कणों के बीच की जो दूरी है, अंतर है, वो ये निर्धारित करती है कि आपका जो द्रव्य है उसकी अवस्था क्या होगी। इतनी सी बात कि कणों के बीच की यदि दूरी बहुत ज्यादा होगी तो सघनता या घनत्व कम हो जाएगा, जिससे वो गैसीय हो जाएगा। यदि कणों के बीच की दूरी बहुत कम है, इसका मतलब क्या होगा, कण बिल्कुल पास पास में होंगे। तो इस तरीके से यदि कण पास पास में होंगे तो इसके कारण आपके जो कण है या द्रव्य है वो कैसा हो जाएगा भाई, ठोस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं उस कहानी की तरफ, ध्यान से देखिएगा। तो द्रव्य जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ये बना हुआ है स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के कणों से। और ये जो कण है इनके बीच की जो दूरी होती है वो ये निर्धारित करती है कि आपका जो द्रव्य होगा, पदार्थ होगा, उसकी अवस्था क्या होगी। तो पदार्थ की अवस्था की यदि हम बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, पदार्थ की अवस्था की यदि बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो जो अवस्था है पदार्थ की, ये किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ की जो अवस्था है वो किस पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है कणों के बीच की दूरी पर। बात समझ में आ रही है? किस पर डिपेंड करती है, कणों के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है। अब आप बोलोगे सर अवस्था परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे, भाई बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। तो आपकी जो अवस्था है वो किस पर डिपेंड कर रही है, कणों के बीच की दूरी पर। इसका मतलब ये होगा कि यदि इस दूरी को हम चेंज करें, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बहुत ही आसान है। हमारे आसपास की चीजों को बस ऑब्जर्व करना है और सब कुछ आपके आ जाएगा बढ़िया तरीके से समझ में, ठीक है। अब यदि कणों के बीच की दूरी को हम परिवर्तित करते हैं तो अवस्था में परिवर्तन होगा। मतलब ये कि कणों के बीच की दूरी पर अवस्था आपकी डिपेंड कर रही है, निर्धारित कर रही है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन करते हैं, यदि हम कणों के बीच के अंतर में परिवर्तन करते हैं तो अवस्था में परिवर्तन होगा। तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो ध्यान से देखोगे कि भैया अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन की यदि आप बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अवस्था में परिवर्तन की बात करेंगे, तो आप कैसे लिखोगे, अवस्था में परिवर्तन मतलब हा बहुत ही आसान, अवस्था में परिवर्तन मतलब कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन। मतलब बस इतना सीख लिया, खेल खत्म, राइट। तो अवस्था में परिवर्तन मतलब कणों के बीच की दूरी में, बात समझ में आई क्या, दूरी में परिवर्तन। तो कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन की यदि हम बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे किसमें परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, ध्यान से देखिएगा। कणों से मिलकर बना है भाई हर कोई द्रव्य। आप यदि बात करेंगे कि सर एक गिलास में जल भरा हुआ है, एक गिलास में यदि जल भरा हुआ है, राइट, तो वो जल जो है वो किससे मिलकर बना है, भैया ऐसे H2O के बहुत सारे कण हैं। अब ये मत बोलना कि सर हमको ये नहीं पता कि H2O क्या होता है। कक्षा 9वीं और 10वीं में आपने बहुत सारा विज्ञान में ये बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा है, बात समझ में आ गई। तो अब आपका जो H2O है, ये एक कण है। अब इस एक कण को अणु कहते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बात समझ में आ रही है। तो अब इस एक कण को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अणु कहते हैं। और ये जो एक कण है ऐसा H2O है, ऐसे वाले अथाह ढेर सारे आपके H2O हैं जो निर्माण किसका कर रहे हैं, भाई जल का निर्माण कर रहे हैं। तो एक H2O थोड़ी होगा, बहुत सारे होंगे, बात समझ में आ गई। तो बहुत सारे कणों से मिलकर निर्माण होता है पदार्थ का, द्रव्य का, और इसकी जो अवस्था रहेगी वो किस चीज पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कणों के बीच की दूरी पर। और अवस्था में परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं तो आप उसके बीच की जो दूरी है उसमें क्या कर लें, वही परिवर्तन कर लें। बात समझ में आ गई, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। तो आपको अवस्था में यदि परिवर्तन करना है तो कणों के बीच की दूरी में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सी कहानी है, नोट कर लो, चलो ठीक है। और अवस्था में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हो तो फिर आपके पास दो चीजें आती हैं केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और विज्ञान से, जिसकी सहायता से आप परिवर्तित कर सकते हो अवस्था में। और कौन सी वो दो चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो कौन सी दो चीजें हैं, तो भैया पहला तो आपका तापमान है और दूसरा आपका दाब है।
तो पहला तो आपका तापमान है और दूसरा आपका दाब है। ये दोनों ऐसे गुणधर्म होते हैं किसी भी पदार्थ के लिए जिससे आप किसी भी कण की, किसी भी द्रव्य की, किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हो। बात समझ में आएगी? थोड़ा बढ़िया तरीके से समझते हैं उदाहरण लेकर। ध्यान से देखिएगा कैसे उदाहरण लेकर समझेंगे। तो देखो 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 देखो, बहुत ही आसान है। कैसे समझेंगे? तो देखो, क्या कहा मैंने? अवस्था में परिवर्तन। किसकी बात हो रही है? अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा? अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा, अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा? तो अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा? जब अंतर में, कणों के बीच के अंतर में परिवर्तन होगा। कणों के बीच के अंतर में परिवर्तन होगा। अंतर में क्या होगा भैया? परिवर्तन होगा। बात समझ में आ गई? क्या होगा? तो परिवर्तन होगा। तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि कणों के बीच के अंतर में परिवर्तन। और इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा। तो भाई दाब एवं ताप में परिवर्तन, बस खत्म बात। तो दाब एवं ताप में यदि परिवर्तन होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका जो है अवस्था में हो जाएगा परिवर्तन। बात समझ में आ गई? अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट्स, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिंपल है कहानी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कहानी। कैसे? देखो, अवस्था में यदि परिवर्तन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बीच में जो अंतर है उसके बीच में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब भैया आपने क्या लिया? आपने दाब लिया और ताप लिया। तो दाब और ताप दो ऐसे गुणधर्म होंगे जिससे आप अवस्था में परिवर्तन करते हो। सभी लोगों को क्या लगता है कि सर अवस्था में परिवर्तन करना है तो भैया ताप जरूरी है। स्टूडेंट, जितना ताप जरूरी है उतना ही आपका दाब भी जरूरी है। जितना ताप जरूरी है उतना ही आपका दाब भी जरूरी है। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं। किस चीज के लिए? अवस्था में परिवर्तन के लिए। समझने की कोशिश करते हैं। चलो, एक बनाया यहां पर डिब्बा। अब जो है डिब्बा डिब्बा खेलने वाले हैं हम लोग, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो भैया एक बनाया मैंने यहां पर डिब्बा डिब्बा डिब्बा, मेरे पास एक यहां पर है डिब्बा, दिख रहा है आपको पीले कलर का डिब्बा। मेरे पास एक डिब्बा यहां पर भी है और मेरे पास एक डिब्बा यहां पर भी है और मेरे पास एक डिब्बा जो है वो यहां पर भी है। अब मेरे पास डिब्बे कितने हैं? तो स्टूडेंट्स, मेरे पास आप लोगों को 4 डिब्बे दिख रहे होंगे। सबका जो आकार है वो एक समान है। एक ही डिब्बा है, इसको 4 बार मैंने बनाया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक खेल शुरू होता है। मैं लिख रहा हूं H2O और उसके बगल में मैं लिख रहा हूं भैया इसकी अवस्था जो है वो ठोस है। हमने कहा ठोस अवस्था, ठीक है जी। अब ये ठोस अवस्था यदि है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कण हैं वो बिल्कुल ही पास पास में होंगे, बिल्कुल ही पास पास में होंगे। यदि ये ठोस है तो इसके जो कण हैं वो बिल्कुल ही कैसे होंगे भैया? पास पास में होंगे। तो यदि ये ठोस है तो आप इसको क्या कहते हो? आप इसको बर्फ कहते हो। अब आपने क्या किया? अब आपने इसको गर्म करना चालू किया, मतलब आपने तापमान देना शुरू किया। अब जब आप इसको गर्म करोगे, ठीक है, तो आप इसको क्या दोगे भैया? ऊष्मा दोगे। तो जब आप इसको ऊष्मा दोगे, देखो अभी ठोस अवस्था में, अभी कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में, सॉलिड लिखा हुआ है। अब आप इसको यदि गर्म करोगे तो क्या होगा? इसके कण थोड़े दूर 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 थोड़े जो है इसके कण कैसे हो जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो अब कणों को यदि दूर करना है तो 2 ऑप्शन है, या तो आप तापमान बढ़ा दीजिए या फिर आप प्रेशर जो है वो कम कर दीजिए, क्योंकि प्रेशर जो रहता है वो दूरी को कम करता है। प्रेशर जो रहता है दूरी को कम करता है। तो तापमान बढ़ाने से दूरी बढ़ती है, प्रेशर कम करने से भी दूरी जो है वो आपकी बढ़ती है। बात समझ में आ गई? चलो, तो आपने जो है H2O जो था, जो कि आपकी ठोस अवस्था में था, इसको आपने ऊष्मा दिया। अब ऊष्मा देने से क्या हुआ? इसके कणों के बीच की दूरी बढ़ गई। अब जब इसके बीच की दूरी बढ़ गई तो आपने कहा कि ये आपका H2S है और ये आपकी कौन सी अवस्था है भैया? द्रव अवस्था है। और इसको अब आपने कहा जल। इसको आपने क्या कहा? तो स्टूडेंट्स, इसको आपने कहा जल। चलो ठीक है, यहां तक भी सही था। हमने कहा चलो भैया बर्फ को गर्म किया, पानी बन गया। अब
और पानी को गर्म करते हैं। चलो, और पानी को गर्म किया, और पानी को गर्म किया, और पानी को गर्म किया, और ऊष्मा दी। खाली पीली बैठे थे, क्या करेंगे? तो हमने कहा भैया और गर्म करो, चलो और देखते हैं कुछ तूफानी होता है क्या। और गर्म किया। अब जब आपने गर्म किया तो अब कणों के बीच की दूरी तो भयंकर बढ़ गई। ये लो समा ही नहीं रहे इसमें, तो ये लो, तो कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है ये कौन सी अवस्था में आ गया? तो स्टूडेंट्स, ये अभी भी H2O ही है, पर अब ये गैसीय अवस्था में है, और इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप भाप बोलोगे। हमने कहा ठीक है, चलो। अब यहां तक की कहानी सबने पढ़ी है, कक्षा 9वीं में, कक्षा 8वीं में, कक्षा 7वीं में, कक्षा 10वीं में, सबको पता है बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा। बड़ी सिंपल सी कहानी। पर सवाल पैदा होता है कि अब यदि हम भाप को भी गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? मतलब यदि हम इसको और ऊष्मा देते हैं तो स्टूडेंट सवाल पैदा होता है कि अब यदि हम भाप को भी गर्म करेंगे तो कौन सी चीज हमें मिलेगी? राइट, तो अब हमें जो चीज मिलेगी वो मिलेगी आयनिक अवस्था। क्या मिलेगी? आयनिक अवस्था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर बनाना पड़ेगा प्लस प्लस प्लस, और मुझे यहां पर बनाने पड़ेंगे थोड़े से माइनस माइनस माइनस। मतलब अभी भी हमारे पास कण ही रहेंगे, पर ये जो कण रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे अब ये कण रहेंगे। और यही जो अवस्था होती है जिसमें आपका अब H2O नहीं है। ध्यान से देखिए, अब आपका H2O नहीं है, अब आपका क्या है? तो अब आपका यहां पर H+ है, यहां पर आपका H+ है, और क्या है? OH- है, हो सकता है O2- हो सकता है, अच्छा H+ तो अपन बना चुके हैं। ये जो आपको 3 प्रकार के यहां पर आयन मिलेंगे जहां पर तापमान बहुत ज्यादा होगा, इसको हम बोलेंगे कौन सी अवस्था? क्या कहते हो? क्या नाम होगा इसका? तो ये होगी आपकी प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सी आपकी अवस्था हो गई? तो प्लाज्मा अवस्था हो गई। अब आपको लग रहा है सर इतना आसान था, और हम कितना सोचा करते थे कि प्लाज्मा अवस्था जो है वो कितनी भयंकर होगी। ध्यान से देखिएगा, प्लाज्मा अवस्था कुछ भी नहीं है किसी भी पदार्थ की जो आयनिक अवस्था है, वातावरण में या कहीं पर भी आयनिक। अब वो एक्वस नहीं होनी चाहिए, जलीय नहीं होनी चाहिए, आयनिक मतलब शुद्ध हवा में आयन। जैसे यहां पर एक आयन है, यहां पर एक आयन है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे आयन फैले हुए हैं, तो इसको मैं बोलूंगा प्लाज्मा अवस्था। बात समझ में आ गई? तो प्लाज्मा अवस्था क्या है? तो भैया आयन है। क्या है? आयन है। सवाल पैदा होता है सर आयन क्या है, एक बार बता दो। बिल्कुल बताएंगे। किसी भी अणु या परमाणु में, किसी भी अणु या फिर परमाणु में यदि आपके पास में किसी भी अणु या परमाणु में यदि आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं या फिर डाल दिए हैं, तो जो अवस्था आपको मिलती है उसको आप क्या बोलते हो? उसको भाई आयन बोलते हो। और यदि मुक्त आयन अवस्था है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। बात समझ में आई? तो सिंपल सी तो कहानी। कहां हायर केमिस्ट्री है बताओ? सब कुछ तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो भैया पहले था ठोस, फिर हो गया आपका द्रव, उसके बाद हो गया आपका गैस, और उसके बाद हो गया आपका प्लाज्मा। ठीक, हमारे सिलेबस में सिर्फ गैसीय अवस्था तक होता है, प्लाज्मा अवस्था बहुत कम जगह पढ़ाई जाती है। पर क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में JEE नीट की भी, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी, तो जो भी चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, वो सभी जगह पर काम में आने वाला है। बात समझ में आ गई? इसीलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए, और जब एग्जामिनेशन में एग्जाम देने बैठे तो आपको फील होना चाहिए कि एक एक टॉपिक अपने को आता है, सामने दिखा हुआ लिखा हुआ हर एक सवाल जो है उसके बारे में सारी चीजें आपको पहले से क्लियर है। फिर आता है एग्जाम देने में मजा, फिर सिलेक्शन भी होता है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए नॉलेज के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो, तो इस तरीके से जो है आपने अलग अलग अवस्थाएं देख ली हैं। अवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्या किया? कणों के बीच के अंतर में, दूरी में परिवर्तन किया। ये देखो, कणों के बीच की जो अंतर है, दूरी है, उसमें क्या किया भैया? परिवर्तन किया। उस परिवर्तन से हुआ क्या? उस परिवर्तन को करने के लिए हमने किया क्या? तो हमने दाब और तापमान में कर दिया परिवर्तन। बात समझ में आ गई? तो आगे से याद रखिएगा, जब भी किसी पदार्थ के दाब और ताप में आप परिवर्तन हो करते हैं, उसके कणों के बीच के अंतर में, कणों के बीच की जो दूरी है उसमें हो जाता है परिवर्तन, और उसकी जो अवस्था है उसमें भी हो जाता है परिवर्तन। बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, इसको अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लें। पक्का?
कर लिया, ठीक। तो अवस्था परिवर्तन वाली आज के बाद कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं जानी चाहिए। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं यहां पर। और द्रव्य की जो अवस्था थी इसके परिवर्तन की हमने बात की, और कुछ है क्या? वर्गीकरण से पहले हम लोग थोड़ी अवस्था के बारे में और बात करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो द्रव्य की अवस्था है इसमें यदि परिवर्तन होता है तो उसको अपन कुछ कहते होंगे, बिल्कुल कहते होंगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये सब अपन ने पहले से पढ़ रखा है। ये देखो, ये ठोस है, और ठोस यदि सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, अब उदाहरण लेते हैं। भैया कपूर है, कपूर को पैक करके रखा जाता है। कपूर को यदि ऐसे ही खुले में आपने रख दिया, हाथ के ऊपर यदि आपने कपूर को रख दिया तो क्या होगा? ध्यान से देखो, क्या होगा? कपूर जो है वो कौन सी अवस्था में? ठोस में। कपूर कहता है हम जो है अवस्था के परिवर्तन के नियम को नहीं मानते, हमारा अपना अलग एटीट्यूड है, हम पूजा के काम आते हैं, हम और भी चीजों में काम आते हैं, राइट। कपूर जो है वो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। पर यही वही यदि आपके पास कोई चीज द्रव अवस्था में है और वो किस में परिवर्तित हो रही है भैया? भाप में। क्या है? कोई भी चीज द्रव अवस्था में है और वो किस में परिवर्तित हो रही है? भाप में। क्या बोलोगे? वाष्पीकरण। बात समझ में आ गई? बड़ा सिंपल है। तो वाष्पन या वाष्पीकरण। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, नोट कर लो। तो आपको याद होगा ये सब हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, कक्षा 8वीं में पढ़ा है, कक्षा 10वीं में भी पढ़ा है कि पदार्थ जो होता है उसकी अवस्था में जब परिवर्तन होता है, राइट, तो अलग अलग हम उसको नाम देते हैं। तो इसको क्या बोलोगे भैया? इसको आप क्या बोलोगे? वाष्पीकरण, दैट्स ऑल। तो इसको क्या बोलोगे? तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा वाष्पीकरण। कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास गैस है, हमारे पास गैस है, और ये जो गैस है ये किस में परिवर्तित हो रही है भाई? द्रव में परिवर्तित हो रही है। जो गैस है आपकी द्रव में परिवर्तित हो रही है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे संपीड़न। अब यदि आप इसको संपीड़न बोल रहे हो तो मैंने कहा ठीक है भैया बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको ऊर्ध्वपातन भी तो बोलेंगे। तो हम इसको उल्टा हो गया, सॉरी, संपीड़न बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे, संघनन। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा? तो भैया ये हो जाएगा संघनन। सिंपल सी कहानी है। कोई ठोस है यदि द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो उसको हम गलन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा हम उसको अलग अलग नाम से दर्शाएंगे। जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा हम उसको अलग अलग नाम से क्या करेंगे स्टूडेंट्स? दर्शाएंगे। बात समझ में आ गई? एक काम करते हैं, इसका एक चार्ट बना लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है, इसको नोट कर लो। चलो कर लिया? पक्का जी। अब देखो यदि कर लिया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पर, और यहां पर जो है हम 3 डिब्बे बनाते हैं। तो ये हमारा जो है पहला डिब्बा है, ध्यान से देखिएगा। ये जो है हमारा दूसरा डिब्बा है, और ये जो है ये हमारा, यार ऐसे तो नहीं होगा, रुको 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 रुको, देखो ये देखो, बात समझ में आ गई? अब देखो मजा आएगा। कैसे आएगा बताता हूं। देखो 3 तो अवस्था है ना। प्लाज्मा के बारे में फिलहाल में हम नहीं पढ़ेंगे, राइट। चलिए भाई, तो बात करेंगे। अब यहां पर है आपके पास में ठोस, यहां पर है आपके पास में द्रव जिसको आप तरल भी कह सकते हो, और पड़ोस में जो है आपके पास में गैस है, राइट। तो ये 3 अलग अलग आपके पास में अवस्थाएं हैं। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखिए। अब कोई चीज यदि ठोस से परिवर्तित हो रही है किसमें? गैस में, तो उसको आप क्या बोलोगे? और कोई चीज यदि आपकी गैस से परिवर्तित हो रही है किसमें? ठोस में, तो उसको आप क्या बोलोगे? तो ये सब हम यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई भी आपका पदार्थ है, चीज मतलब पदार्थ है भैया, वो आपका द्रव से परिवर्तित हो रहा है गैस में, और हो सकता है कि वो गैस से परिवर्तित हो रहा हो किसमें? द्रव में। ऐसे ही कोई पदार्थ है वो आपका ठोस से द्रव में और द्रव से ठोस में हो रहा है, तो कुछ नाम तो होगा ना। कोई दिक्कत नहीं, नाम भी बता देंगे। चलो ये लो, तो जल्दी से जब तक मैं ये लिख रहा हूं, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, मुझे जल्दी जल्दी नाम बताया जाए कि इन प्रक्रियाओं का जिसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है क्या नाम होगा।
बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी कहानी है, ये क्या होगा क्या होगा क्या होगा? तो देखो, ठोस से यदि कोई चीज गैस बन रही है या फिर गैस से यदि ठोस बन रही है, तो स्टूडेंट्स इन दोनों ही स्थितियों में, कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठोस से गैस है या गैस से ठोस है, इसको आप क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। पर यदि कोई चीज ठोस से द्रव बन रही है तो ये क्या है भैया? वो गल रही है ना, तो इसको हम गलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम गलन बोलेंगे। पर यदि कोई चीज द्रव से ठोस हो रही है, बात समझ में आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जमना बोलेंगे। वो चीज जम रही है। क्लियर है कहानी? आपको ये बात जमी कि नहीं जमी मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। इसको थोड़ा हटाते हैं, नीचे लिखते हैं। चलो, ये जमना हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, चलिए, अब द्रव से यदि गैस हो रही है तो क्या बोलेंगे भैया? वाष्पन बोलेंगे। वाष्पन बोलेंगे। वाष्पीकरण नहीं होगा, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर यह क्या होगा? आपका वाष्पन होगा। कुछ इसी तरीके से यदि कोई चीज गैस से द्रव में हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो हम इसको संपीड़न बोलेंगे या फिर हम इसको संघनन भी बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है आपने कई बार पढ़ रखा है, बचपन से पढ़ रखा है, आसानी से आपके सारे कॉन्सेप्ट हो गए होंगे क्लियर। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये क्या हो गया? याद रहे, ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस हो या गैस से ठोस हो, दोनों ही अवस्था में हम इसको ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। चलो, ये तो खेल हो गया। इस तरीके से हमने अवस्था में जो परिवर्तन है उसकी बात को बढ़िया तरीके से देख लिया। अब कुछ क्या होते हैं? बिंदु होते हैं, तापमान होते हैं। बात समझ में आई? जिनको हम गलनांक या क्वथनांक के नाम से भी जानते हैं। समझ लेते हैं ये क्या होते हैं, वहीं पर देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको आप नोट कर लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, कर लिया। अब दो चीजें, एक है आपके पास गलनांक और एक है आपके पास क्वथनांक, है ना? तो अवस्था परिवर्तन वाली बात हमने यहां की थी, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। आप इसे बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम बात करेंगे गलनांक की और क्वथनांक की। ठीक है, चलो, तो ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास जो है एक तरफ लिखा है गलनांक, और ये जो गलनांक होता है इसी को हम हिमांक भी कहते हैं। गलनांक का एक और नाम क्या है स्टूडेंट्स? हिमांक है। अब गलनांक का मतलब है जब भी कोई चीज ठोस से किस में परिवर्तित हो रही है? आपके द्रव में। और यदि कोई चीज आपकी द्रव से ठोस में परिवर्तित हो रही है तो इसको आप हिमांक कहोगे। तो दोनों एक ही बिंदु होते हैं, ध्यान से देखिएगा, दोनों एक ही बिंदु होते हैं। और क्या परिभाषा होगी? ऐसा तापमान, या एग्जैक्ट यदि हम बात करें तो एक एटीएम, अब ये एटीएम क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, जो इस समय आपके ऊपर, मेरे ऊपर, इस पेन के ऊपर और इस रूम में जितनी चीजें हैं उसके ऊपर लग रहा है, राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटीएम। ठीक है, तो ये एटीएम वो एटीएम नहीं है जिसको आप लोग देखा करते हो। पर यदि इस एटीएम के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता है और इसके सारे कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हैं तो आपका जो एटीएम है उसमें अकाउंट बढ़ने वाला है, उसमें अमाउंट बढ़ने वाला है। बात समझ में आ गई? तो एक एटीएम पर ऐसा तापमान, ठीक है, ऐसा तापमान, तो मैं सिर्फ ताप लिख रहा हूं जिस पर ठोस किसमें? द्रव में, और द्रव ठोस में परिवर्तित हो। परिवर्तित, दैट्स ऑल, परिवर्तित। बात समझ में आ गई? तो एक एटीएम पर ऐसा तापमान जिस पर ठोस द्रव में, कंफ्यूज नहीं होना है, द्रव यानी पदार्थ है और द्रव यानी अवस्था है, राइट? तो एक एटीएम पर ऐसा तापमान जिस पर ठोस द्रव में और आपका जो द्रव है वो ठोस में यदि परिवर्तित हो रहा है तो उसको हम या तो गलनांक बोलते हैं या फिर हिमांक बोलते हैं। कुछ ऐसे ही हमारे पास है क्वथनांक, कुछ ऐसा ही हमारे पास एक और है क्वथनांक। अच्छा, एक और चीज, क्वथनांक, एक और अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं ना अब से, अभी तक मैंने नहीं किया, पर मैं अब से जो है हर एक शब्द का इंग्लिश वाला पार्ट भी आपको बताऊंगा। जैसे कि गलनांक आपका क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक क्या हो गया आपका? मेल्टिंग पॉइंट। और हिमांक क्या हो गया आपका? फ्रीजिंग पॉइंट।
जब कोई चीज पिघल जाती है तो हम उसको मेल्ट होना कहते हैं, गल जाना कहते हैं। तो गलनांक हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, और आपका हिमांक जो है वो क्या हो गया, तो भैया ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसको भी लिख लेते हैं अपन, इतनी सी कहानी। चलो, तो ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में आपको दोनों भाषाओं में पता होना चाहिए, है ना। और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। स्पीडली लिखा जा रहा है, हैंडराइटिंग पर ना जाया जाए, कॉन्सेप्ट पर जाया जाए। चलो, तो गलनांक हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, और आपका जो हिमांक है वो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल सी कहानी। अब क्वथनांक क्या होगा, तो ये होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या है, तो ये भी एक तापमान है। एक एटीएम पर, ध्यान रहे 1 एटीएम पर वह तापमान जिस पर द्रव वाष्प यानी कि गैस में और गैस द्रव में परिवर्तित होता है, एक ही बात है, वर्तित हो रहा है। दैट्स ऑल, खेल ही खत्म हो गया यार, इतना आसान तो है। तो ऐसा तापमान, ध्यान से देखिएगा, ऐसा तापमान जिस पर द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो रहा है और गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, यानी कि आपका बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका क्वथनांक, और ऊपर की तरफ हो गया आपका हिमांक या फिर आपका गलनांक। बात समझ में आ रही है, नोट कर लो, बढ़ रहे हैं आगे। कर लिया नोट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए भैया, तो क्या क्या देख लिया, ध्यान से देखो। हमने देख लिया कि द्रव्य की कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कैसे अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, और जो है हमने ये देखा कि जो गलनांक है ये किस चिड़िया का नाम है जो कि 2 साल तक उड़ने वाली है, फुरफुर फुरफुर करने वाली है, क्योंकि कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर ये टॉपिक आने वाला है। बात समझ में आ गई। और हमने ये देखा कि ये जो क्वथनांक है ये क्या बोला है भाई। अब यदि हम जल के लिए बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और यदि हम बात करें किसकी, क्वथनांक की, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो लिख लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। ये लो, चलो ये लो, किसकी बात हो रही है, जल की बात हो रही है, राइट। अब यदि जल की बात हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा वो देख लेते हैं अपन लोग। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका होगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां लिख दिया मैंने, MP जो है वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और BP जो है वो कितना होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लो, बहुत ही सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो ये थी आपकी द्रव्य की अवस्थाएं। हो गया पक्का। चलो यहां देख लो, ये भी हो गया, कोई दुख दर्द कोई परेशानी नहीं है। क्या ये भी हो गया, हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए इसको नोट करिए, कुछ और इंटरेस्टिंग धमाकेदार पढ़ने वाले हैं, और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि भैया द्रव्य का वर्गीकरण किस तरीके से होगा, ठीक है। नोट करो, तो बात बड़ी ही सिंपल सी है कि जो द्रव्य होगा उसका वर्गीकरण जो है क्या होगा। अवस्था तो हमने देख ली, कुल 5 होती है, मुख्य रूप से 3 होती है। बात करेंगे वर्गीकरण की, तो आपने सुना होगा कि हमारे आसपास जो भी द्रव है वो अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया मेरे पास लिखा हुआ है रक्त, मेरे पास है रक्त यानी कि खून, यानी कि है खून, राइट, और मेरे पास है जल। चलो, तो आप मुझे ना दोनों का केमिकल फॉर्मूला बता दो, बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ गई। मेरे पास जो है आपका रक्त है और जल है, आप मुझे जो है दोनों का रासायनिक सूत्र बता दो, बात खत्म। यदि आपका एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो समझ में आ जाएगा। क्या कहा आपने, ये जो खून है या फिर रक्त है इसका रासायनिक सूत्र नहीं होता। बिल्कुल सही बात, मतलब जल का जो रासायनिक सूत्र है वो हम सब जानते हैं, और वो क्या है भैया, आपका H2O है। पर जब आप रक्त की बात करेंगे, खून की बात करेंगे, तो इसका कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि रासायनिक, यदि हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यदि हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, यदि हम रसायन विज्ञान के संदर्भ में बात करें, तो जो रक्त है, राइट, वो एक प्रकार का मिश्रण है। कैसा है, तो भैया ये एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। रक्त कैसा है, एक प्रकार का मिश्रण है, और जल जो है वो एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। फिर सवाल पैदा हुआ, सर क्या ब्लड जो होता है वो शुद्ध नहीं होता है? भाई बिल्कुल शुद्ध होता है,
और यदि आप केमिस्ट्री के मापदंड के हिसाब से देखें तो दुनिया की हर वो चीज जिसका कोई भी सूत्र नहीं होता, बात समझ में आ गई, जिसका कोई भी सूत्र नहीं होता वो एक प्रकार का मिश्रण होता है, और जिसका कोई सूत्र होता है, जिसका कोई सूत्र होता है वो आपका कैसा होता है भाई, शुद्ध पदार्थ होता है। तो यहां पर जो शुद्धता है, बात समझ में आ रही है, वो किसी चीज को चखने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर ऐसी शुद्धता नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पर जो शुद्धता है वो रखी जाती है रासायनिक सूत्र के हिसाब से। बात समझ में आ गई। तो बात किसकी होती है, बात होती है रासायनिक सूत्र की। तो दुनिया की हर वो चीज जिसका रासायनिक सूत्र होता है, बात समझ में आ रही है, दुनिया की हर वो चीज जिसका रासायनिक सूत्र होता है उसे हम केमिस्ट्री के संदर्भ में बोलते हैं कि वह शुद्ध पदार्थ है। तो ऊपर वाले का रासायनिक सूत्र है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हुआ, आपका मिश्रण हुआ। बात समझ में आ गई। तो ध्यान से देखिएगा, जिसका रासायनिक सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण होगा, जिसका रासायनिक सूत्र होगा वो आपका क्या होगा, शुद्ध पदार्थ होगा। क्या आपको वहां पर एक मोमबत्ती जलती हुई दिख रही है, एक दीपक जलता हुआ दिख रहा है? अब मानकर चलते हैं कि इसके अंदर भरा हुआ है आपका पेट्रोल। क्या भरा हुआ है? तो स्टूडेंट्स मानकर चलते हैं कि इसके अंदर जो है पेट्रोल भरा हुआ है। तो आपको क्या लगता है जो पेट्रोल है वो मिश्रण होगा या फिर एक शुद्ध पदार्थ होगा? राइट। तो पेट्रोल का भैया केमिकल फॉर्मूला होता है, और क्या होता है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर ये जो है ये कॉमन है, इसको हम ऑक्टेन बोलते हैं। और कहां पढ़ा था ऑक्टेन के बारे में? कक्षा 10वीं। कौन सा अध्याय? चौथा अध्याय। कौन सा टॉपिक? कार्बन और उसके यौगिक। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं यार, घबराने वाली बात ही नहीं है। देखो, तो पेट्रोल जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो पेट्रोल का रासायनिक सूत्र होगा, क्या होगा, C8H18। बात समझ में आ गई। और ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो जिसका रासायनिक सूत्र है वो है आपका शुद्ध पदार्थ, और जिसका रासायनिक सूत्र नहीं होता है वो है आपका मिश्रण। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उसमें या तो मिश्रण होगा या फिर होगा शुद्ध पदार्थ। अब जैसे दूध है, राइट, तो दूध हम पीते हैं, पर यदि हम केमिस्ट्री के नजरिए से देखें तो जो दूध है वो आपका शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध पदार्थ में आता है, यानी कि वो एक प्रकार का मिश्रण है। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, इस वर्गीकरण को थोड़ा सा और इफेक्टिव कर लेते हैं। कैसे करेंगे? पड़ोस में करेंगे। कहां? यहां पर नहीं, इसके बाद। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास जितने भी पदार्थ हैं इसको मुख्यतः हमने दो रूप में बांटा है। एक तरफ है हमारे पास शुद्ध पदार्थ। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास जो भी पदार्थ हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स जो भी पदार्थ हैं, पदार्थों का थोड़ा सा बादल बनाया जाए और फिर जो है रसायन विज्ञान के ज्ञान की बारिश की जाए। चलो देखो, ठीक है, जब तक मैं ये कर रहा हूं आपके दिमाग में यदि कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पटक दो, बिल्कुल मत घबराओ। आप जहां पर डाउट पूछेंगे वहां पर आपको जो है उसका जवाब दिया जाएगा। तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लें, ठीक है? ठीक है ना, पक्का? ठीक, चलो। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं पदार्थ, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां मैं लिखने वाला हूं पदार्थ। देखो, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका पदार्थ, आप इसको द्रव्य भी कह सकते हो। और ये जो पदार्थ है ये मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। एक तरफ है आपके पास शुद्ध पदार्थ, तो एक तरफ है आपके पास शुद्ध पदार्थ, और एक तरफ है आपके पास क्या, मिश्रण। तो एक तरफ हम क्या करते हैं, अशुद्ध नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मिश्रण। तो एक तरफ हमारे पास मिश्रण है, ऐसे नहीं लिखते यार, रुको मजा लेते हैं थोड़ी सी इसकी, ठीक है? तो भैया एक तरफ हमारे पास है मिश्रण और एक तरफ है हमारे पास शुद्ध पदार्थ। चलो ये लो, तो एक तरफ हो गया मिश्रण और एक तरफ क्या हो गया आपका शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या है? तो रसायन विज्ञान कहता है कि भैया जिनका रासायनिक सूत्र है, जिनका क्या है, जिनका रासायनिक सूत्र है, जिनकी कोई पहचान है, वो आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ है, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो जिनका रासायनिक सूत्र है, और ऐसी कौन सी चीजें होती हैं? तो ऐसी दो ही चीजें होती हैं, एक आपके तत्व होते हैं, दूसरे आपके यौगिक होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक आपके तत्व होते हैं और दूसरे होते हैं आपके यौगिक। क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, एक होते हैं आपके तत्व और दूसरे होते हैं आपके यौगिक। पर यहां मजा नहीं आया, रुको, यहां पर और यहां पर, राइट। तो एक तरफ होते हैं आपके तत्व और दूसरी तरफ होते हैं आपके यौगिक।
अब जब आप बात करते हो कि भैया एक ही परमाणु यदि है, एक ही प्रकार का परमाणु है तो वो तत्व बनाएगा, अब ये मत बोलना कि सर हमें जो है तत्व और यौगिक जो है इसकी भी परिभाषा बताइए। आप नहीं बोलोगे, मैं फिर भी बताऊंगा, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हमारी जो यात्रा है ये शून्य से लेकर यानी कि फर्श से लेकर अर्श तक है। मतलब ये कि हम आप लोगों को बनाने वाले हैं जीरो से हीरो। कुछ भी यदि नहीं आता है नॉट टू वरी, एक एक चीज आपको बताएंगे, ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, अभी आपके पास एक तरफ तत्व है और एक तरफ आपके पास क्या है, यौगिक है। कुछ ऐसी यदि हम बात करेंगे कि इसके मिश्रण की, तो मिश्रण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, और कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक तरफ हमारे पास जो है समांगी मिश्रण है, कैसा है, जिसमें एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो समांगी है। और दूसरी तरफ हमारे पास असमांगी है। बात समझ में आ रही है? एक तरफ हमारे पास समांगी मिश्रण है और दूसरी तरफ हमारे पास असमांगी मिश्रण है। सवाल पैदा होता है, सर ये क्या चीज है? तो आपको यदि पता होगा तो समांगी में हम पढ़ते हैं विलयन के बारे में, और यदि आप जानते हो तो असमांगी में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो दो चीजों के बारे में, कोलाइडी विलयन के बारे में। सवाल पैदा होता है ये सब क्या है सर, कब पढ़ा? तो भैया कक्षा 9वीं में सब कुछ पढ़ा, भूल गए, नॉट टू वरी। दो ऑप्शन है, या तो यहां पर देख लो, थोड़ा स्पीडली बताऊंगा, या तो आप कक्षा 9वीं की जो विज्ञान की, आपकी रसायन विज्ञान की सारी क्लासेस हैं, वीडियो से उसको जाकर एक बार देख लो, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। और कहां मिलेगी? तो पूरा खत्म होने दो वीडियो, अभी बताता हूं कहां पर मिलेगी, राइट। तो एक कोलाइडी विलयन हो गया, और क्या हो गया भैया, निलंबन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो कोलाइडी विलयन हो गया, और क्या हो गया आपका, निलंबन हो गया। विलयन का यदि हम एक फॉर्मूला देखें तो विलयन का एक फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं जल में नमक। जल में यदि आपका NaCl है, नमक है, तो ये एक विलयन हो गया। पर यदि आप कोलाइडी विलयन की बात करेंगे तो कोलाइडी विलयन क्या है, तो भैया ये रक्त है। जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, तो यहां लिख देते हैं। चलो, तो कोलाइडी विलयन क्या है, तो एक प्रकार का ये रक्त है, एक प्रकार का नहीं, रक्त है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और निलंबन क्या है? पानी पूरी खाते हो? ये कैसा सवाल था। पानी पूरी का जो पानी होता है वो आपका क्या होता है भैया, निलंबन होता है। पानी पूरी का जो पानी होता है, जिसमें कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसका आप रासायनिक सूत्र नहीं बता सकते, वो एक प्रकार का क्या है, निलंबित विलयन है, निलंबन है। तो पानी पूरी का पानी, बात समझ में आ गई। तो निलंबन क्या है, पानी पूरी का पानी। अब इनमें से किसी का आप फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं बता सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, मिश्रण कहलाएंगे। तत्व की यदि हम बात करें तो भैया फिक्स्ड फॉर्मूला है। कैसे, ये देखो कई सारे हैं, ये लो, सोना से लेकर चांदी तक और लोहे से लेकर कैल्शियम तक क्या है, क्या है, तत्व है। यौगिक की बात कर लेते हैं, ये लो, जिसके बिना आप हम सब अधूरे हैं, यानी कि जल। जिसके बिना भोजन में स्वाद अधूरा है, यानी कि NaCl। जिसके बिना मिठास नहीं मिल पाती है, यानी कि शक्कर। बात समझ में आई, C12H22O11। जिसके बिना कपड़े साफ नहीं हो सकते, यानी कि साबुन। तो क्या हो जाएगा, C17H35COONA। बात समझ में आई। और जिसके बिना लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, मतलब कि थोड़ा फनी है पर ध्यान से देख लीजिएगा, CH3। और ये यहां पर इसके अभी बहुत सारे उपयोग हैं जिसको हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा था। बात समझ में आ गई। तो ये सारी जो चीजें नीचे की तरफ लिखी हुई है, इन सबका है एक फिक्स्ड रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, इसलिए इनको हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। बात समझ में आ गई। तो ये हैं आपके शुद्ध पदार्थ, जो कि बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। और जो शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं वो मिश्रण होते हैं, और वो समांगी हो सकते हैं और असमांगी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजों को वन बाय वन निपटाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को, नहीं आता है यदि आपको, नॉट टू वरी, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से फिट करने वाला हूं, और इसमें मेरा साथ देंगे आप सभी। बात समझ में आ गई। चलिए भैया, तो पदार्थ जो है वो दो प्रकार का है मुख्य रूप से। एक है आपका मिश्रण, दूसरा है आपका शुद्ध पदार्थ। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। चलिए, कुछ और चीजें हैं, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि वहां पर लिखा है समांगी मिश्रण या फिर विलयन। तो ये क्या होगा, जिसमें आपका विलेय यानी कि सल्यूट, विलायक यानी कि सॉल्वेंट में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, उसको हम समांगी मिश्रण कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आपका समांगी मिश्रण या फिर
विलयन या फिर शुद्ध विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, एकदम शुद्ध विलयन बोलेंगे। जैसे कि आप जब नमक को मिलाते हो जल में, आप जब नमक को मिलाते हो जल में तो क्या होता है, नमक का हर एक कण जो होता है वो जल में अच्छे तरीके से घुल जाता है। बात समझ में आई? तो वो कहलाएगा आपका समांगी मिश्रण या फिर एक प्रकार का विलयन। पर बात यदि हम करते हैं असमांगी विलयन की, तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक आपका कोलाइडी विलयन है जिसमें कणों का आकार थोड़ा सा ज्यादा होता है। दूसरा आपका सस्पेंशन यानी कि निलंबन है जिसमें कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। बात समझ में? जैसे आपने ग्लास ली, उसमें आपने चॉक पाउडर डाल दिया तो वो बन गया आपका क्या, निलंबन वाला विलयन। बात समझ में आ गई? नोट कर लो। चलो कर लिया पक्का? चलो बहुत पढ़ लिया। अब आपको यदि कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, आप सीधे कमेंट बॉक्स में रखो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे डाउट्स उधर भी करवाऊंगा, बहुत सारे जमा हो गए, डाउट वीडियो बना लेंगे। मतलब ये कि आप निश्चिंत होकर पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, कुरकुरे का पैकेट हाथ में रख लीजिए, बोतल में पानी भर लीजिए और सारी टेंशन जो है वो हम पे छोड़ दीजिए। हम करवाएंगे आपकी पूरी तैयारी बढ़िया तरीके से। बात समझ में आ गई? चलो भैया, तो ये नोट कर लिया आपने। अब कुछ एक डाउट और रहते हैं कि सर तत्व देख लिया, यौगिक देख लिया, अणु क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है और परमाणु क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं और बढ़ते हैं उसके बाद फिर आगे। चलिए, तो अणु परमाणु हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं बेसिकली अभी, द्रव्य का वर्गीकरण। और कितने प्रकार का होगा तो उसको मैं एक बार यहां पर और बना देता हूं। आपका जो द्रव्य है, आपका जो द्रव्य है जिसे आप पदार्थ भी कहते हो, राइट, ये दो प्रकार का होगा। कौन सा? ध्यान से देखिएगा। तो एक तरफ होगा आपके पास मिश्रण। अच्छा, एक और चीज जो भी चीजें बोली जा रही हैं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा रिवीजन के टाइम पर भी, क्योंकि हम इधर ही कवर कर लेंगे, है ना। और एक तरफ क्या है भैया, शुद्ध पदार्थ है। तो एक तरफ क्या है भाई, शुद्ध पदार्थ है। अब प्रॉपर यदि हम वापस से इसका दोबारा से डिवीजन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, है ना, जो कि आप लोग कर चुके हो एक बार मेरे साथ, ठीक है। तो मिश्रण में कौन से? तो समांगी। और कैसा? तो भैया असमांगी। और क्या परिभाषा है? तो जिनका रासायनिक सूत्र नहीं होता है, जिनका कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ कौन से? तो करते हैं इसके बारे में भी बातें। शुद्ध पदार्थ दो टाइप के, एक होंगे आपके तत्व और एक होंगे आपके यौगिक। तो एक तरफ होंगे आपके तत्व और एक तरफ होंगे यौगिक। कुछ ऐसा ही एक यौगिक होता है आपका पेट्रोल, जो कि इसमें डला है, जो कि C8H18 हो सकता है। इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, C9H20 हो सकता है। C कहां लिखूं, रुको कहां लिखूं, यहां पर लिखता हूं, C7 और H16 भी हो सकता है। और सबका क्योंकि रासायनिक सूत्र है, इसलिए ये होगा एक प्रकार का क्या भैया, द्रव्य का शुद्ध पदार्थ। तो ये होगा एक शुद्ध पदार्थ जिसको हम कहते हैं यौगिक। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी कहानी है। चलिए, क्या इस कहानी को आपने नोट कर लिया है? क्या इस कहानी को भी आपने नोट कर लिया है? राइट, आगे से जो भी सवाल आएगा, कहीं पर भी यदि आप किसी चीज का रासायनिक सूत्र देखेंगे तो या तो वो तत्व होगा या फिर वो होगा आपका यौगिक। बात समझ में आ गई? चलो थोड़ी सी इस कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा, सर ये अणु क्या है और ये परमाणु किस चिड़िया का नाम है? बात समझ में आई? और यदि अणु H2O है तो यौगिक क्या है फिर? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा। अब देखो क्या भरा हुआ है इसके अंदर, पानी भरा हुआ है ना, इसके अंदर भरा हुआ है पानी। अब इस पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ये आपका जल होगा। बात समझ में आ गई? तो यदि मैं यहां पर एक डिब्बा लेता हूं और जो है एक डिब्बा मैं लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक डिब्बा मैंने लिया हुआ है। मेरे पास एक यहां पर डिब्बा है, मेरे पास यहां पर एक डिब्बा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मेरे पास यहां पर एक डिब्बा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। और इस डिब्बे के अंदर मैंने भैया पानी भर दिया है। ये लो 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 ये लो। अब इस डिब्बे के अंदर जो है मैंने भर दिया है पानी। उससे होगा क्या? ध्यान से देखिएगा, बड़ी मजेदार चीज।
क्या है, हमारे ही आसपास सारे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, हम फालतू के टेंशन लेते रहते हैं। कॉन्सेप्ट बड़े आसान होते हैं और नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आसान कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे किसी भी स्टूडेंट को राइट बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर करने वाला हूं फिट। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अब भैया मैं लिख रहा हूं 1 गिलास पानी। अब मैं क्या लिख रहा हूं, तो भैया मैंने लिखा 1 गिलास पानी। क्या लिखा, पानी पानी पानी। अब ये जो 1 गिलास पानी है ना, ये यौगिक है। बात समझ में आ रही है? ये जो 1 गिलास पानी मैं बोल रहा हूं, ये कौन सी चीज है स्टूडेंट्स, ये आपका यौगिक है। क्या है, यौगिक है। अच्छा, तो ये आपका क्या है भाई, यौगिक है। अब ये जो यौगिक है ये किससे मिलकर बना हुआ है? क्या इसके अंदर H2O का सिर्फ एक अणु है? नहीं, ढेर सारे हैं। एक अणु तो इतना छोटा होता है कि हमें जो है कभी दिखने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इसके अंदर जो है एक अणु नहीं है, इसके अंदर H2O के बहुत सारे अणु हैं। तो यौगिक की जो एक इकाई है, अच्छे से नहीं बना, अच्छे से बनाएंगे, राइट। यौगिक की जो एक इकाई है, क्या है स्टूडेंट्स, एक इकाई। एक इकाई जैसे किसी बिल्डिंग की यदि हम बात करें, जिस बिल्डिंग में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस बिल्डिंग में आप बैठकर पढ़ रहे हैं, यदि हम उस बिल्डिंग की बात करें तो एक ईंट जो है उसकी एक इकाई है। इसी तरीके से आप जो है बिस्किट का पैकेट खरीदते हो तो उस पूरे पैकेट में एक कुकी या एक बिस्किट जो है वो उसकी एक इकाई है। कुछ इसी तरीके से यौगिक की जो एक इकाई होती है उसको हम लोग कहते हैं अणु। किसी भी यौगिक की एक इकाई जो है उसको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। कहने का मतलब, यदि मैं कह रहा हूं कि 1 गिलास पानी, मैं कह रहा हूं कि भैया 1 गिलास पानी, तो ये मेरा क्या होगा, यौगिक होगा। पर यदि मैं कह रहा हूं 1 H2O, तो ये मेरा क्या होगा, अणु होगा। बात समझ में आ गई? इतनी सी कहानी थी। तो मैंने कहा और आपने सुना। क्या कहा मैंने कहा भैया 1 गिलास, ध्यान से देखो, क्या पानी, कुछ और नहीं सोचना है, राइट। तो मैंने कहा 1 गिलास, तो स्टूडेंट्स मैंने कहा 1 गिलास H2O और फिर मैंने कहा 1 H2O। डिफरेंस समझ में आया? आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगी, पर कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा पढ़ने के चक्कर में हम बेसिक चीजें भूल जाते हैं और उससे क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर हमारी जो समझ होती है वो हो जाती है कम। बात समझ में आ गई? तो 1 गिलास पानी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपका 1 गिलास पानी होगा यौगिक। तो स्टूडेंट्स 1 गिलास पानी आपका यौगिक होगा, पर 1 H2O आपका जो है वो होगा अणु। 1 H2O का जो आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल यानी कि आपका वो होगा अणु। एक की बात हो रही है तो अणु ढेर सारे हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। तो वो जो यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है वो क्या है, तो एक पदार्थ का पदार्थ है, दैट्स ऑल, बात खत्म, है ना। बात समझ में आ गई? तो एक प्रकार का क्या है, तो भैया पदार्थ है। क्लियर? क्या है, पदार्थ है। चलिए, तो इस तरीके से जो है आपका यौगिक खत्म हो गया, अणु खत्म हो गया। अब चलते हैं परमाणु की तरफ और तत्व की तरफ। देखो अब इस वाले यौगिक को देखो, कहां गया, ये लो। अब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। तो अणु जो है वो किससे मिलकर बना होता है भाई, परमाणुओं से। बात समझ में आ गई? तो अणु किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से। तो परमाणु क्या है, किसी तत्व की एक इकाई। बात समझ में आ रही है? किसी तत्व की, किधर लिखें, इधर लिखेंगे, थोड़ा पीछे लिखते हैं, जगह बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, राइट। तो किसी तत्व की एक इकाई, बस बात यहां पर हो गई खत्म। अब कैसे, किसी तत्व की एक इकाई का मतलब क्या है, तो भैया मैंने कहा लोहे की मेरे पास छड़ रखी हुई है। बात समझ में आ रही है? जिसको मैं वैसे ही रख दूंगा तो कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाएगा और ये एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होगा जिसमें एक केमिकल रिएक्शन भी होगी। तो मैं कह रहा हूं किसी तत्व की एक इकाई। अब मैं कह रहा हूं लोहे की छड़। तो जब मैंने बात की लोहे की छड़ की, तो इसका सूत्र क्या होगा, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो इसका सूत्र Fe होगा और ये क्या होगा, एक तत्व होगा। क्योंकि छड़ जो है उसमें बहुत सारे Fe हैं
पर यदि मैं कह रहा हूं लोहे का की एक इकाई, बात समझ में आई? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका मतलब क्या होगा? सिर्फ एक Fe। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब होगा सिर्फ एक Fe। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आपका सिर्फ एक Fe, राइट? और इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे परमाणु। बिल्कुल छोड़ना मत किसी भी कॉन्सेप्ट को। अगला जो अध्याय है वो यही तो है, परमाणु की संरचना। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो सिर्फ एक Fe को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे परमाणु। और किसी तत्व की एक इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो यौगिक की एक इकाई जो है वो अणु है और तत्व की एक इकाई जो है वो परमाणु है। कहीं पर लिखा हुआ है 5 ऑक्सीजन या कहीं पर लिखा हुआ है 5 सोडियम, तो इसका मतलब ये कि सोडियम के 5 परमाणु हैं। पर यदि पांचों सोडियम के परमाणु आपस में मिल गए तो इस तत्व को हमने कहा भैया सोडियम। बात समझ में आई? तो माइनर सा डिफरेंस पर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझ पाना। चलो हो गया ना? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? कहां परेशान होते हो? एक और चीज, सिलेबस स्टार्ट हो रहा है इसलिए बता रहा हूं, अगले 1 महीने तक यही चीज बताता रहूंगा कि किताब कितनी भी मोटी हो, कोई भी आपको परीक्षा देनी हो, आप बिल्कुल मत घबराओ। बड़ा ही आसान है, एक एक टॉपिक मुझसे आप पढ़ो, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर पढ़ो। कोई भी डाउट है बिल्कुल वहीं पर पूछो, कोई भी परेशानी है वो भी बताओ, समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल बताओ, आ रहा है नहीं बताओगे चलेगा, पर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बताइए, क्योंकि आपकी अच्छी तैयारी करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम करवा के रहेंगे और आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि हम दोनों को चाहिए एक अच्छा रिजल्ट। बात समझ में आ गई? चलिए भैया तो आगे बढ़ते हैं। अणु हमने देख लिया, परमाणु हमने देख लिया, यौगिक हमने देख लिया, तत्व हमने देख लिया। क्लियर है कहानी? कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर खत्म करते हैं। बात समझ में आ गई? ये लो ये लो ये लो ये लो, अणु यहां पर है ना? कंफ्यूज नहीं होने का, दैट्स ऑल। ठीक, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि आज की जो क्लास थी इसमें हमने रसायन विज्ञान में कौन सा कारनामा किया। हमने ये जाना कि जो पदार्थ होते हैं उसका वर्गीकरण होता है किस तरीके से होता है भैया? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण की यदि हम बात करेंगे तो इसमें जो आपका शुद्ध पदार्थ है वो 2 प्रकार से होता है। एक आपका तत्व होता है जिसकी बेसिक इकाई को आप परमाणु कहते हो, एक आपका यौगिक होता है जिसकी बेसिक इकाई को आप अणु कहते हो। ठीक है, हमने कहा ठीक है जी। यौगिक बोले तो आपका क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, है ना? अच्छा, इंग्लिश में भी बताना है। तो यौगिक आपका क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। तत्व आपका क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। अणु आपका मॉलिक्यूल हो गया और एटम आपका परमाणु हो गया। बात समझ में आ गई? और गिलास तो ग्लास हो गई, पानी तो जल हो गया, वाटर हो गया। ये सब भी बताना था क्या? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, चलो। और यहां पर चलते हैं, शुद्ध पदार्थ निपटाए, अब पहुंचे किसकी तरफ? मिश्रण यानी कि मिक्सचर की तरफ। और मिक्सचर जो है वो हमारे पास 2 टाइप के हैं, समांगी यानी कि होमोजीनियस, असमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस। और जब आप बात करते हैं होमोजीनियस की, आप उसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन यानी कि विलियन, जैसे कि जल में आपने नमक को घोल दिया। पर जब आप बात करते हैं असमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस की, यहां पर फिर 2 चीजें आती हैं। एक है आपका कोलाइडी विलियन जिसको आप लोग कहते हो कोलाइडल सॉल्यूशन, और दूसरा है आपका निलंबन जिसको आप कहते हो सस्पेंशन, जिसका उदाहरण है पानीपुरी वाले। तो क्लास खत्म होने के बाद बढ़ लिया पानी पूरी खाने जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा सिखा दिया, राइट? कोई डाउट है तो पूछ लेना। चलो, जिनका रासायनिक सूत्र होगा वो शुद्ध पदार्थ होंगे, जिनका नहीं होगा या एग्जैक्टली नहीं पता होगा उनको आप मिश्रण बोलोगे। भैया ध्यान से देखो ना, रक्त, खून, ब्लड, दूध, शहद, मिट्टी, हवा, क्या आपको इनका रासायनिक सूत्र पता है? एग्जैक्ट आपको फॉर्मूला इनमें से किसी का भी नहीं पता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे के सारे आपके जो हैं मिश्रण है। बात समझ में आई? और क्या देखा? और रिवर्स में चलते हैं, ये लो। और हमने ये देखा कि आपका जो ठोस है, द्रव है और गैस है, ये पदार्थ की अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं हैं, ठीक है? और पदार्थ की अवस्था का निर्धारण कौन करता है? उनके कणों के बीच की जो दूरी है वो निर्धारण करती है कि भैया उसकी अवस्था क्या होगी। ठोस है तो कणों के बीच की दूरी भयंकर ही कम होगी, द्रव है तो थोड़ी सी ज्यादा होगी, गैस है तो भयंकर ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? चलिए, हमने थोड़ी सी बात अवस्था परिवर्तन की भी की। हमने कहा कि यदि द्रव परिवर्तित हो रहा है ठोस में तो गलन तो कहना पड़ रहेगा, वो चीज गल रही है। पर यदि ठोस आपका द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो उस चीज को हम जमा रहे हैं, राइट? चलिए, ऊर्ध्वपातन क्या होगा? तो जब भी कोई चीज ठोस से द्रव में, गैस में या फिर गैस से ठोस में होगी, वी मस्ट कॉल इट
ऊर्ध्वपातन, जिसको और क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार, ये तो याद ही नहीं आ रहा। ये तो आपका मेल्ट होना हो गया, ये तो आपका फ्रीज होना हो गया, वो आपका ये कंडेंसेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, उधर पे उस वाले को क्या कहते हैं, चलो याद नहीं आ रहा, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अवस्था में परिवर्तन यदि क्या करना है आपको, यदि करना है तो आपको कणों के बीच की जो दूरी है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। बहुत कम दूरी, थोड़ी ज्यादा दूरी, भयंकर ज्यादा दूरी। और हमने ये जाना कि प्लाज्मा तो कुछ है ही नहीं, जो चीज गैसीय अवस्था में उसको और गर्म करेंगे तो वो आयनीकृत हो जाएगी। सिंपल सी कहानी, बात समझ में आ गई। चलिए, तो जो चीज गैसीय अवस्था में है आप यदि इसको गर्म करोगे तो ये आयनीकृत हो जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, प्लाज्मा बोलेंगे। और कुछ देखा था क्या, हाँ, कणों से मिलकर बना हुआ है क्या, कणों से मिलकर बना हुआ है हमारा पदार्थ। तो ये सारी चीजों को हमने बढ़िया तरीके से देख लिया है। आप यहां से देख लीजिए, आप इधर से देख लीजिए, द्रव्य की अवस्थाएं हमने देखी थी, और हमने क्या देखा था भैया, हमने द्रव्य की प्रवृत्ति देखी थी, और हमने रसायन विज्ञान का महत्व देखा था, जिसके बिना जो है आपकी केमिस्ट्री शुरू होने वाली नहीं है। तो ये सारी चीजों को आज हमने किया है कवर। बात समझ में आ गई? आपको यदि कोई भी एक डाउट है, कैसा भी डाउट है, कैसी भी परेशानी है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बहुत लोड लेने का नहीं है। बड़ी कक्षाओं में क्या होता है, बच्चे पढ़ाई का लोड ज्यादा लेते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। 4 किताबें खरीद लेते हैं, 3 जगह कोचिंग लगा लेते हैं, और 4-5 जगह पैकेज खरीद लेते हैं यूट्यूब पे। इधर पे तो कुछ करना ही नहीं है आपको सिर्फ कॉपी उठानी है, पेन उठाना है और सामने बैठना है। भाई मैं सारी चीजें आप लोगों की करवाऊंगा। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस चैप्टर के पहला वाला जो भाग था उसको बढ़िया तरीके से देख लिया है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है कहां पर, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर प्लेटफॉर्म पे। वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई आपके फोन पे ओटीपी ये सब नहीं आने वाला है, कोई भी पैकेज नहीं खरीदना है, और ना ही खरीदना है कोई कूपन। बात समझ में आ रही है? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6वीं से लेकर 7वीं से लेकर 12वीं तक, 6वीं भी आ जाएगा जल्दी, राइट। सारे क्लास के लिए, सारे विषय के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए, सभी टॉपिक्स के लिए, सभी चैप्टर्स के लिए क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन कराता है बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? जल्दी से मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, डाउट जरूर पूछिए। बात समझ में आ गई? थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।